पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर से पूछो में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। दोस्तों, जब भी हम सेहत की बात करते हैं तो हम में से कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बाहरी शरीर को ही अपना स्वस्थ शरीर मानते हैं। मगर हैरानी की बात तो ये है कि जिस देश में अध्यात्म, शांति और ऐसे ही जो बाकी विषय हैं उनसे जो आंतरिक शांति मिलती है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। तो इसके आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों कि हर शुक्रवार की तरह हम एक बार फिर आ गए हैं डॉक्टर से पूछो में, शाम 5 से 6, जहां आप हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने सभी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, जिसका थीम रखा गया है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। इसके अलावा 12 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे है, जिसका थीम रखा गया है लव योर आईज एट वर्क। तो दोस्तों, चलिए स्वागत करते हैं एमबीबीएस और एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन सर का, और आज इन्हीं सारी विषयों में सर से बात करेंगे और पूछेंगे और भी बाकी सवाल। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर, जैसा कि मैंने बताया कि अभी 10 अक्टूबर को हमारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, उसके ऊपर कुछ सवाल है मेरे जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। तो जो पहला सवाल है वो ये है कि अगर किसी को मानसिक समस्या है तो उसे उसके बारे में कैसे पता चलेगा? इंटरेस्टिंग सवाल है कि किसी को मानसिक समस्या हो तो कैसे पता चलेगी। अब देखिए, मन की बात है तो मन की बात पहले लेवल पे तो उस व्यक्ति को ही पता चल सकती है कि वो अपनी ज़िंदगी से कितना खुश है, क्या उसकी ज़िंदगी में तनाव है, क्या वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा, अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहा, तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है ना। हम अपनी सोसाइटी में हमने स्ट्रेस को बहुत कॉमन कर लिया है, नॉर्मल मानने लग गए हैं कि लाइफ में अगर काम धंधा करना है तो तनाव तो होगा ही। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अध्यात्म में धर्म की बात आती है, पर्पस ऑफ लाइफ। जब हम अपने काम को पसंद करते हैं, हम उस तरह के प्रोफेशन में होते हैं जिसको हम इंजॉय करते हैं, तो उसमें कभी तनाव नहीं आता। तनाव आ रहा है, इसका मतलब है यह हो सकता है कि आप अपने राइट प्रोफेशन में नहीं हैं, या आप राइट अप्रोच नहीं रख रहे हैं अपने काम के प्रति और जीवन के प्रति। तो खुशी, आंतरिक खुशी, यह मेंटल हेल्थ का एक पैरामीटर है। उसकी नींद कैसी है, क्या गहरी है। अगर नींद हमारी फ्रिक्वेंटली डिस्टर्ब होती रहती है तो यह भी हिंट हो सकता है कि हम मेंटली रूप से हेल्दी नहीं है। खुद से हमें जो पता चले, दूसरे व्यक्ति को, परिवार वालों को, दोस्तों को भी पता चल सकता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में, किसी व्यक्ति के बोलने के तरीके में कोई सडन चेंज तो नहीं आया है। अगर किसी व्यक्ति, किसी जान पहचान के लोगों में अगर आपको यह चेंज अगर नोटिस हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको उनके साथ समय बिताने की जरूरत है। हो सकता है कि वो मेंटली रूप से हेल्दी नहीं है, तो हम एक्टिव इंटरवेंशन लें, किसी साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से, किसी काउंसलर के माध्यम से। कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन पता तो चले कि हाँ, ये बंदा शायद यह मानसिक तनाव से या किसी बीमारी से जूझ रहा है। तो चेंज ऑफ बिहेवियर, चेंज ऑफ बोलने का तरीका, जीने का तरीका, बात करने का तरीका, इससे हम पहचान सकते हैं। जी सर, बहुत खूबसूरती से आपने बताया कि हमें कैसे पता चलेगा, और ये बात भी आपने बिल्कुल सही बोली कि जो मानसिक संतुलन जिनके साथ दिक्कत होती है, उनके दोस्तों को ज़रूर इस चीज़ के बारे में पता चलता है। तो कहीं ना कहीं उनके दोस्तों को ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि वो उसको ठीक कर सकें। बहुत खूबसूरत सर। अगला सवाल जो मेरा मेंटल हेल्थ को लेकर है वो ये है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या स्टीरियोटाइप्स हैं, और ये मानसिक समस्या से जूझ रहे लोगों को कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, स्टीरियोटाइप तो बहुत सारे बन जाते हैं, है ना। पुराने ज़माने में था कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो उस तरफ दिशा में आगे मत बढ़ो जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति आगे ना गुजरे, है ना। तो समाज में कई अलग अलग तरह के अंधविश्वास आ जाते हैं। हो सकता है जब हम जंगल के ज़माने में रहते हों तो शायद उसका कोई कारण भी हो, लेकिन शहर में जब हम रहने लग गए तो यह बिल्ली रास्ता काटे, इसका कोई मतलब साइंटिफिकली तो नहीं होना चाहिए ना। तो वैसे ही कुछ कुछ स्टीरियोटाइप्स मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, जब कोई मेंटली रूप से पूरी तरह से बीमार है तो उसके लिए एक शब्द है पागल। तो
कहीं मुझे कोई पागलपन की बीमारी तो नहीं हो गई। यह इसके साथ इतना टैबू, इतना लो वाइब्रेशन जुड़ा है कि हम इससे बचना चाहते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। हमें अपने समाज में इस भ्रांति को बदलने की ज़रूरत है कि कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से, जिस प्रकार से हमें बुखार लगता है, कोल्ड कॉफ होता है, कोई दर्द वगैरह होता है, तो हम फिजिशियन के पास जाते हैं। मेंटल हेल्थ को भी वैसा ही मानना चाहिए कि अगर किसी के जीवन में तनाव ज़्यादा हो गया है, वो उसका अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, उसकी नींद फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब हो रही है, उसे काम में, जीवन में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, तो वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलर के पास हेल्प लेने के लिए जाए, और इसको गलत नहीं मानना चाहिए। हम सोसाइटी, एज ए सोसाइटी में हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें पता चले कि कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से ठीक नहीं फील कर रहा हो, कोई काउंसलिंग दे रहा है, तो उसे आप बुरा ना समझें। वह नॉर्मल इंसान ही है, जिसे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। जिस तरह से कमर दर्द है और इलाज कराया जाए तो थोड़े समय में ठीक हो जाता है, वैसे ही मेंटल हेल्थ कंडीशन भी, कोई एंजाइटी हो, कोई डिप्रेशन हो, तो वह भी ठीक हो सकती है। लेकिन हम समाज में उसको नॉर्मल बनाएंगे तो हम उस पर काम कर पाएंगे। अगर किसी घाव है उसको छिपाएंगे तो छिपाने पे तो घाव बड़ा ही होगा, वो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो हमें अपनी सोसाइटी में इस बदलाव की ज़रूरत है कि हम उसे नॉर्मल दूसरे डिजीज की तरह ही ट्रीट करें, कोई मेंटली अगर किसी उसे कोई इशू हो जाता है तो। जी सर। तो सर अभी आपने ये भी बोला कि जो डिस्टर्ब हो जाता है वो अपना उसके साथ उसके एनवायरनमेंट को जितना ठीक रखे और जितना वो पॉजिटिव रहे, ये बात आपने सही बोली। सर इसके साथ-साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि ध्यान कैसे उसको हेल्प कर सकता है इसमें? देखिए यहाँ पे जब मेंटल हेल्थ की बारे में आए तो उसके अंदर तो कई सारे स्पेक्ट्रम हैं। मेंटल हेल्थ भी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है ना? लेकिन फिर भी जो मेंटल हेल्थ में जो सबसे ज़्यादा सोशली जाना जाता है कि डिप्रेशन, जिसमें व्यक्ति जो है वो उदास रहता है, अपने काम में उसे मन नहीं लगता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। और ये डिप्रेशन जब बिल्कुल अगर सीवियर लेवल पे पहुंच जाए तो कभी-कभी जो सब्जेक्ट है, जो पेशेंट है, वो सुसाइड की भी सोचता है ना? मैंने अपने जीवन में भी कई सारे ऐसे पेशेंट देखे जिन्होंने कभी सुसाइड का अटेम्प्ट किया या सुसाइड का उनके मन में चला, है ना? कोई एग्जाम में फेल हो गए, कोई रिलेशनशिप में फेल हो गए, कोई बिजनेस में फेल हो गए, तो लगता है कि अब तो जीवन जीने का क्या फ़ायदा। ऐसा कभी नहीं है दोस्तों। चाहे लाइफ में कोई भी फेल्योर आए तो हम थोड़े समय के विश्राम के बाद फिर से अपनी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो डिप्रेशन वाला जो मेंटल हेल्थ है, उसमें जो हमारे पास जो साइंटिफिक डेटा है, एविडेंस है, उसमें तो पैसिव मेडिटेशन जो हम यहाँ पर आनापानसति रिकमेंड करते हैं, ये थोड़ा एक पैसिव मेडिटेशन के अंदर आता है। जब मेडिटेशन को हम साइंटिफिकली डिवाइड करते हैं तो अलग-अलग टाइप्स है मेडिटेशन के, एक्टिव मेडिटेशन और पैसिव मेडिटेशन। तो ये पैसिव मेडिटेशन डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए प्राइमरी रूप से रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमारे पास ब्रेथ वर्क है, वह जो है वो इन ऐसे लोगों को हेल्प करेगा। तो मेंटल हेल्थ इशू में, खासकर डिप्रेशन वाले इशू में, ब्रेथ वर्क जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कोई पेशेंट अगर 1 महीने ब्रेथ वर्क कर ले तो उसकी मेंटल हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। 1 महीने क्या, अगर वो 1 हफ्ते भी रेगुलर कर ले तो भी उसे पता चल जाएगा कि हाँ, इससे मेरी कंडीशन में सुधार हो रहा है। तो आनापानसति ध्यान अभ्यास है, वह एंजाइटी डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ के अंदर अगर एंजाइटी डिसऑर्डर हो तो उसमें हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर डिप्रेशन का डिसऑर्डर हो तो वहाँ पे पहले मैं ब्रेथ वर्क रिकमेंड करूँगा, जो हमारे पीएमसी पर आपको मिल जाएगा। अगर आप ब्रेथ वर्क पीएमसी हिंदी हमारे यूट्यूब पे डालेंगे तो कई सारे वीडियो आ जाएंगे हमारे मास्टर श्रेयांश डागा के। तो उनमें से किसी एक को भी, जो लगभग 1 घंटे का होता है, उसको करने से फ़ायदा होगा। तो ना हमें थोड़ा-सा टाइप समझने की ज़रूरत है, और अगर हम ये सब बातें अगर समझ में ना आए तो हम किसी एक्सपर्ट के पास, किसी ट्रेनर के पास हम उसकी सलाह लें। किसी लाइफ़स्टाइल मेडिसिन फिजिशियन या माइंड बॉडी मेडिसिन प्रैक्टिशनर, कोई लाइफ कोच है, कोई काउंसलर है, तो हम उनसे सलाह ले सकते हैं। जी। तो सर अभी आपने बताया कि हम लोगों को ऐसे में साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर्स की हेल्प ज़रूर लेनी जी। चाहिए। पर सर कई बार ऐसा होता है कि हमको अपने ऊपर डाउट होता है कि अगर हम अपने साइकियाट्रिस्ट या किसी के पास गए, किसी स्पेशलिस्ट के पास, तो कहीं वो हमें और हमारी प्रॉब्लम को सही से समझ पाए या जज करे, तो इस डर से भी कई बारी हम नहीं जा पाते। हाँ, तो यहाँ पे एक बात हमें थोड़ी समझनी होगी
कि डॉक्टरी प्रोफेशन जो मेडिकल प्रोफेशन है वो बहुत सैक्रेड प्रोफेशन है, और वहाँ पे जब भी हमारी ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पर यह बात कहा जाता है कि डॉक्टर हर एक पेशेंट, चाहे वो जो भी सोच रहा हो या मान रहा हो या समझ रहा हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर, हाँ डॉक्टर में भी कुछ कुछ वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, ज़्यादातर अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो किसी भी पेशेंट्स को कभी जज नहीं करते, चाहे उनके मन में कोई भी बात चल रही होगी, कितनी भी वो अटपटी हो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन डॉक्टरी प्रोफेशन में हम किसी की भी पेशेंट की बात को ना बिल्कुल न्यूट्रल होकर सुनते हैं, कोई हम जज नहीं करते, कभी एक अच्छा डॉक्टर कभी इंटरफियर नहीं करता, पहले कोई बात सुनता है और अपने ओपिनियन को इम्पोज नहीं करता है, बल्कि एक अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट ऑफर करता है ना। एक शाहरुख खान की एक मूवी भी थी डियर जिंदगी। हाँ, डियर जिंदगी, उसमें भी काउंसलिंग के जो सेशन हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे, वहाँ पर जो है, अगर जस्ट फॉर कैजुअल इंफॉर्मेशन में कोई बहुत स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन नहीं है, एक जनरल रूप से एक समझने के लिए कि काउंसलिंग किस तरह से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के प्रति के लिए एक्सपोज करती है, वह मूवी देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी हो। तो जो काउंसलर होता है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा अंदर अलग डिपार्टमेंट आ जाते हैं, साइकेट्रिस्ट है और साइकोलॉजिस्ट है। मैं साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर या लाइफ कोच की बात कर रहा हूँ। साइकेट्रिस्ट क्या है, वो आपके इश्यूज के लिए मेडिकेशन रिकमेंड कर सकते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास हम जा सकते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग ऑफर करते हैं। तो काउंसलिंग, बातचीत, सोचने का अलग ढंग, और फिर जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है जिसमें दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, और उसके बाद कोई ब्रीदिंग का मेथड है या इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ऐसे अलग अलग साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं जो एविडेंस बेस्ड है, स्टैंडर्ड है, वो रिकमेंड किए जाते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर यह बेहतर है। हाँ, साइकेट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं अगर जरूरी मामला हो जाता है, तो नहीं जाएं, उससे तो बेहतर ही है कि हम ओपिनियन तो ले लें, हम जाएं तो, हम अपने घर से निकले तो। यह एक्टिव स्टेप लेना कि अपनी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए, कर्टेल करने के लिए, रोकथाम के लिए अगर हम एक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं, तो यह भी सेल्फ लव का एक इंडिकेशन है। हाँ, तो हम एक कदम उठाएंगे तो ही हमें और बात पता चलेगी, हमें अलग अलग लोग मिलेंगे जो हमें कई सारे तरीके हैं, जिसमें से कुछ की हम यहाँ पर बात करेंगे, हम उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। जी, बहुत खूबसूरती से सर आपने इस सवाल का जवाब दिया। हम आगे भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो। जी सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? जी नमस्कार मैम, मैं विनोद पांडे बोल रहा हूँ, गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश। जी सर, नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि मेरा अभी 1.5 महीने पहले छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें टाँके लगे थे। तो वो टाँके जो है कटने के बाद अभी मतलब दवा खा के सही हो गया है, लेकिन प्रॉपर जो दाग बन जाते हैं टाँके लगने के बाद, वो दाग को मिटाने के लिए कोई दवा है रिकमेंडेड कि जल्दी से वो टाँके के दाग मिट जाए? देखिए विनोद जी, यहाँ पर हम किसी दवा की बात नहीं करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल समझा हो, तो यहाँ पे हम आध्यात्मिक सोच और ऊर्जा पर काम करने के तरीके को बताते हैं। तो आप यहाँ पर जो है, आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। किस एरिया में टाँके लगे हैं, वह क्या आप बता सकते हैं? जी सर, माथे पर लगा था। ठीक है, तो आप उस एरिया में, उसके आसपास के एरिया में आप हल्दी लगाने का प्रयोग कर सकते हैं। और जब ध्यान में आप जब बैठते हैं, ध्यान में जब थोड़ा सा आपका प्रोग्रेस कर चुका हो, 50% मेडिटेशन जब हो चुका हो, या मेडिटेशन के लास्ट में आप आंख बंद रखते हुए अपने उस बॉडी पार्ट को अपने हाथों से सहलाएं और एक भाव करें कि यहाँ की एनर्जी जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो रही है, न्यूट्रल हो रही है। तो आपके इस भाव करने से वहाँ की ऊर्जा संतुलित हो सकती है और उससे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर आप कोई मलहम या कोई दवा की चाहते हैं, तो वो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पर हम नॉन मेडिसिनल स्पिरिचुअल अप्रोच की बात करते हैं, उससे आपका वहाँ पर चीज इम्प्रूवमेंट हो सकता है हल्दी लगाने से और मेडिटेशन के बाद वहाँ आपको सहलाने से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे ये सवाल पूछा। जैसे कि सर ने बताया, हल्दी का इस्तेमाल करेंगे उस स्पॉट पे तो ज़रूर ठीक हो जाएगा। हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप?
मैं हैदराबाद से हूँ, नीता बेदी हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। एज 57 है। मेरे पैर में मतलब एड़ी में बहुत दर्द होता, दोनों पैर में। जी, अंकल। हेलो। ये दर्द सुबह में ज्यादा होता है आपको? नहीं, ऐसा चले की होता, और नींद में से उठते ही चल ही नहीं पाती मैं, ऐसा हो जाता। दोनों एड़ियों में ऐसा टिंच मारता मेरे को। तो नींद से जगने के बाद यानी कि सुबह ही हो गई ना? ठीक है। देखिए, एड़ी का दर्द जो है वो ज़्यादातर एड़ियों का दर्द जो है वो हमारे लीवर के इन्वॉल्वमेंट को बताता है। तो हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है LV3 और K7, ये 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हमें काम करना है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का चित्र आपको दिखाया जा रहा है, पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में है। इसका आप फोटो खींच लें। इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2 से 3 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाना है, दोनों पैरों में। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे और LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से आपका लीवर ठीक होगा, लीवर की नाड़ी, लीवर की एनर्जी ठीक होगी। और K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारे पैर में एंकल से पीछे और 2 अंगुल ऊपर की जगह पर होता है। तो पैर में अंदर की तरफ एंकल से 2 अंगुल ऊपर ये K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। LV3 और K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप जब नियमित रूप से दबाएंगे तो इससे आपका जो एड़ी का दर्द है वो ठीक होगा। और ध्यान का अभ्यास बिल्कुल रेगुलर रूप से करते रहिए। एनर्जी, जब ध्यान के अभ्यास से एनर्जी बढ़ेगी उससे हमारी हर एक बीमारी ठीक होती है, आपका एड़ी का दर्द भी ठीक होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा। जैसा कि सर ने बताया, उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, आप अपने में बदलाव देखेंगे। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? जी, मैं CM त्रिपाठी बोल रहा हूँ, जी सर। गोरखपुर यूपी से। जी सर, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब, मुझे ये जानना था कि मैं कभी कभी वो घबराहट, बेचैनी सी हो जाती है, जैसे कोई अगर टेंशन वेंशन की बात हो गई अचानक, मतलब बिना वजह की, तो वो उसमें घबराहट, बेचैनी ऐसा हो जाएगी कि मैं बैठ नहीं पाऊंगा, सोते नहीं बनेगा, और एकदम से परेशान, शरीर में लगेगा जैसे दम ही नहीं है। त्रिपाठी तो साहब, उसके आपने शायद पहले भी हमसे सवाल पूछा है, क्या मैं सही हूँ? ये नहीं पूछा था, पैर के लिए पूछा था सर। हाँ, तो आपको उससे फायदा हुआ जो आपको बताया गया, आपने किया हाँ, वो? उसमें ध्यान कर रहा हूँ तो कुछ फायदा हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो जितने नियमित से हम करेंगे, हमारी अलग अलग स्वास्थ्य समस्या आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो पहले जो भी आपने पूछा था, जो जिस भी तकलीफ के लिए, उसको जितने अच्छे से आप करेंगे, आपकी इस समस्या में भी आराम होगा। आपको अपनी घबराहट को कंट्रोल करने के लिए आपको योग निद्रा का अभ्यास करना है। योग निद्रा जो है वो योग के अंदर एक अभ्यास है जो लेट कर किया जाता है। अपने शरीर के एक एक हर एक बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स किया जाता है। यूट्यूब पर आपको मेरी आवाज़ में 18 मिनट की योग निद्रा और कई सारे अलग अलग योग शिक्षकों की आवाज़ में योग निद्रा की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप उसको लेट कर डेली उसका अभ्यास किया करें। 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। वैसे दिन में करना ज़्यादा अच्छा है, जब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दिन के समय 12 घंटे के अंदर योग निद्रा का अभ्यास ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। तो योग निद्रा के नियमित अभ्यास से आपके भीतर एक स्थिरता आएगी। साथ ही साथ आपको नंगे पैर, खाली पैर मिट्टी पे, घास पे, पार्क में, प्रकृति में टहलना चाहिए। 15 मिनट, लगभग 15 मिनट से आधे घंटे आप नियमित रूप से टहला करें और प्रकृति के साथ अपनी संपर्क बढ़ाएं। कोई साफ सुथरी जगह है तो घास पर बैठ जाइए ध्यान करने के लिए और प्रकृति में बैठकर 15 मिनट ध्यान किया करें। कभी कभी प्रकृति के साथ समय बिताएं। गुड़हल का फूल, उड़हल, हिबिस्कस फ्लावर, उस फूल के पास आप ध्यान के लिए बैठा करें। उस फूल को थैंक यू बोलते हुए, उस फूल की एनर्जी से जुड़ते हुए आप ध्यान में बैठें, तो वह आपके मूलाधार चक्र को अच्छा बनाता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है हिबिस्कस फ्लावर। तो उससे आपके भीतर स्थिरता बढ़ेगी। जब स्थिरता बढ़ेगी तो आप ये जो घबराहट वाला अपना लक्षण बता रहे हैं उसमें धीरे धीरे कमी आ जाएगी। अपना ध्यान रखिए
और नियमित रूप से इसे करें, आपको फायदा जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयांश सर, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जैसा कि हमें बताया डॉक्टर सर ने कि आपने पहले भी हमसे ये सवाल पूछे हैं और आपने खुद अपने में बदलाव देखे हैं। आप इन्हें भी दोबारा करें और आप देखेंगे कि आप में बदलाव ज़रूर होगा। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? जी मैं भूमिका और मैं नवी मुंबई से बोल रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरा रंजन सर से ये सवाल है कि मैंने अभी मेरा रिसेंटली ब्लड टेस्ट करवाया था और उसमें मेरा ब्लड काउंट और मेरा आरबीसी बहुत कम आया है जी। और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा मेडिसिन वगैरह लेनी होगी, बट मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहती और मैंने घर का घरेलू बीटरूट वगैरह ये सब स्टार्ट किया है, बट कंटिन्यूस उसका डेफिशिएंसी के कारण बहुत ज़्यादा ब्लैकआउट्स और मैं होश में नहीं रह पाती, ऐसा हो रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ रंजन सर से, मुझे ये जानना था। जी भूमिका जी, आपने चार्जिंग का मेथड सुना है? पानी को चार्ज करके पिया जाता है, कुछ जगह पे रिकमेंड करते हैं। हाँ जी माँ, हाँ जी सर, वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी, वाटर ब्लेसिंग थेरेपी। तो हाँ जी वैसे ही जूस को आप पीने से पहले उसके ऊपर हाथ रखकर या बिना हाथ रखे डायरेक्ट भी, यह डिवाइन जूस है। यह जूस जो है डिवाइन एनर्जी से चार्ज है और यह डिवाइन जूस मेरे ब्लड काउंट को नॉर्मल कर देगा, मेरे ब्लड सेल्स हेल्दी हो जाएंगे। यह भाव करें 1 मिनट 2 मिनट, 1 मिनट भी करेंगे तो यह काफ़ी पावरफुल है और इस तरह से करते हुए आप उसको पिए। तो जब हम ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ, प्रेयरफुल एटीट्यूड के साथ जब हम जूस पिएंगे तो हमें वो अधिक फायदा देगा। एक तो आपको ये करना है। दूसरा, हमारे पैर में एक बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है SP4, स्प्लीन 4। हमारे पैर के तलवे का जो सफ़ेद हिस्सा है और जो सांवला हिस्सा है, इसके जंक्शन पे ये SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, आप इसका फोटो खींच के रख लें और इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाना है, दोनों पैरों में। दाहिना पैर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों पैर में करना है। और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दिन के समय आप हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। हल्दी को पानी में घोल के उसका गाढ़ा पेस्ट आप SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे लगा लें और ये हल्दी जो है लगभग 5-6 घंटे रखनी है। तो इस हल्दी लगाने से कलर थेरेपी हो जाती है और SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वहाँ की एनर्जी बढ़ती है। मसाज से भी एनर्जी बढ़ती है और कलर थेरेपी से भी एनर्जी बढ़ती है। जब ये जो SP4 है, ये हमारे ब्लड को नॉर्मल करता है। तो ये 2 तरीका अपनाएं और ध्यान को नियमित रूप से रखें और सेल्फ लव की भी प्रैक्टिस करें। जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में वो न्यूट्रिशन सर्कुलेशन जो है, वो न्यूट्रिशन का सर्कुलेशन उसको दिखाता है कि जो हमारे भीतर जो डिवाइन एनर्जी बह रही है वो प्रॉपर नहीं बह रही है। क्यों नहीं बह रही है? उसका एक कारण जो है वो सेल्फ लव की कमी भी हो सकता है। जब प्यार होता है तो चीज़ें बहुत आसानी से हम एक्सचेंज करते हैं, है ना? अगर किसी परिवार में अगर प्रेम हो तो बहुत ईजिली चीज़ों को हम एक दूसरे को दे पाएंगे, एक दूसरे की चीज़ों को भी हम ईजिली यूज कर पाएंगे। जितना प्रेम कम होता है उतना हम हर चीज़ सेपरेट करना चाहते हैं कि हाँ, मेरा चीज़ सिर्फ मैं ही यूज करूँगा, मेरी चीज़ दूसरा कोई यूज नहीं करेगा। जितना प्रेम होता है उतना एक्सचेंज होता है। तो हमारी बॉडी में जब हम अपने बॉडी से, अपने सेल से, अपने आप से प्यार कर रहे हैं तो उतना हमारे 50 ट्रिलियन सेल्स में आपस में एक्सचेंज प्रॉपर होगा, हेल्दी होगा। तो सेल्फ लव को बढ़ाने की जरूरत है, यह बात एक समझनी सीखनी है। और सेल्फ लव के लिए लुई हे का मेथड जो है वो रामबाण है। परिवर्तन सीरीज हमारा 15 वीडियो का है PMC हिंदी पर, उसको देखिए और इस पुस्तक को मंगाइए जो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध है और इसको आप अच्छे से इसका पेज बाय पेज पढ़ें। इसी का प्रैक्टिकल वर्क बुक आती है मिरर वर्क। जब आप इस पुस्तक को पढ़ लें तो इस मिरर वर्क पुस्तक को मंगाएं और उसका 21 डेज का प्रैक्टिकल करें। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे सेल्फ लव का, मिरर अफर्मेशन, आईने के सामने खड़े होकर अफर्मेशन की प्रैक्टिस, तो ये आपके जीवन में सेल्फ लव को बढ़ाएगा। जूस को चार्ज करके पीना, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज और मिरर वर्क, सेल्फ लव का अफर्मेशन, यह तीनों को जब आप मिलाकर ध्यान के साथ करेंगे तो आप 1 महीने से 3 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया भूमिका मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा और आपके ध्यान के अनुभव के बारे में भी मैंने देखा है आपके कुछ वीडियोस, और मैं आशा करती हूँ कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर ठीक हो जाएंगी। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो। हेलो हेलो। जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? हाँ मैम, रमा बोडवाल नाम है मेरा, मैं दिल्ली से ही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर। मैं एक्चुअली मेरे बैक में बहुत पेन है, राइट लेफ्ट हैंड में भी बहुत पेन है। पहले है हाथ में ही था, बाजू कंधे से लेके और उंगली के जो लास्ट टिप होती है वहां तक, और अब ये 3-4 दिन से ना बैक में भी फैल गया है, पूरी बैक ऐसे स्टिफ हो जाती है बहुत ज्यादा। तो रमा जी, आप धूप में बैठ सकती हैं? धूप आती हाँ है? जी। सनलाइट? नहीं सर, सनलाइट में मैं सैटरडे संडे में बैठती हूँ थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं बैठती हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ी देर भी अगर हम बैठें, 10 मिनट भी बैठें तो भी वो काफ़ी है। तो जी। हमें सनलाइट की तरफ, सूर्य की तरफ अपनी पीठ करके सनलाइट जी। में बैठना है और जी। आंखें बंद करके हमें रिलैक्स होते हुए मेडिटेशन में जाते हुए सूर्य प्राण हमारे शरीर में आ रहा है, हमारी जी। पीठ में, हाथों में आ रहा है, यह भाव करना है। सूर्य प्राण जी। मेरे शरीर में आ रहा है, यह भाव करते रहना है और मेडिटेशन में बैठे रहना है। जी। तो जब इस तरह से आप मेडिटेशन जब आप ठीक से करेंगे तो ये आपको काफ़ी हद तक ठीक कर देगा। और अगर आप एक्यूप्रेशर पॉइंट समझना चाहते हैं तो एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है TW5, हमारी कलाई पर बाहर की तरफ, रिस्ट कलाई पर 3 फिंगर के डिस्टेंस पे तीसरा अंगुली जहाँ पर आती है, TW5 एक्यूप्रेशर पॉइंट, वहाँ जी। पर आप उसे मसाज करेंगे तो उससे आपको थोड़ा हेल्प हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमा जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। तो सर, हम चर्चा कर रहे थे मेंटल हेल्थ के ऊपर और वर्ल्ड साइड डे भी है, तो मेरे पास कुछ सवाल और है, पर एक सवाल और है मेंटल हेल्थ के ऊपर जो मैं आपसे लेना चाहूँगी कि जिन लोगों को मानसिक समस्या होती है, क्या वे उसे ठीक कर पाते हैं पूरी तरीके से? अगर करना चाहें, अगर प्रयास लगाएं तो करने से क्या नहीं होता है ना? हम करना पूरी तरह से नहीं चाहते। हम जब समस्याओं से परेशान होते हैं तो हम दर्द में तड़पते हैं, हम परेशान होते हैं, हम थोड़ी सी गुहार लगाते हैं भगवान के सामने या कोई हमारे परिवार में कोई बड़ा है तो उसके सामने। लेकिन क्या हम अपनी समस्याओं से बाहर आने के लिए क्या पूरी तरह से प्रयास लगा रहे हैं? अगर हम प्रयास लगाते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे हम सॉल्व ना कर सके। प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने के लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा याद रखने के सेंस में कहता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं है, वैसे ही दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। बिल्कुल। अगर आप अपने हेल्थ इश्यूज को, मेंटल हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने के लिए वास्तव में प्रयासरत हैं, कोशिश करते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, तो आपको हेल्थ गाइडेंस मिलता है और उस गाइडेंस पे आप चलते हैं तो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन से बाहर आए हैं, जिनकी दवाइयाँ चल रही थी, उन दवाइयों को उन्होंने अपने आप को ठीक किया है, एंजाइटी प्रॉब्लम है ठीक हुई है, लेकिन हमें अपने आप पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? आपके सामने भोजन भी बना हो तो भी उसको अपने हाथ से उठाकर मुंह में तो डालना पड़ेगा ना, मुंह में डाल के चबाना तो पड़ेगा ना, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। अब बस यही है कि हम उस मेहनत को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो मेहनत नहीं लगती। सुबह जगते हैं तो जगने में भी मेहनत है, बिस्तर से उठना पड़ता है ना? जो लोग मेहनत उस तरह से नहीं करते हैं तो कई मिनटों तक करवट बदलते रहते हैं। तो मेहनत करने के लिए अगर हम तैयार हों तो मेहनती आदमी जो है, जो साधक है ना, अध्यात्म में साधना करने वालों को साधक कहते हैं, जो ध्यानी हैं, जो साधक हैं, जो डिसिप्लिन है, जो मेहनत कर सकते हैं, वो हेल्थ समस्या, मेंटल हेल्थ समस्या अगर हो जाती है तो उससे बाहर भी आ सकते हैं। जी सर, इस चर्चा को आगे भी बढ़ाकर रखेंगे हम, और हमारे साथ अभी अगले दर्शक जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? पानीपत से हूँ जी, मेरा नाम करण सिंह है जी। जी सर, पूछिए अपना सवाल। जी मेरा मुंह अंदर से लाल लाल रहता है जी। अच्छा, मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं? हाँ, छाले छाले भी नहीं है जी, एकदम लाल लाल पीले पीले से यार जलन सी रहती है जी। ठीक है, तो एसिडिटी की समस्या हो सकता होगी, इन्फ्लामेशन वगैरह।
आप शाकाहारी होंगे होपफुली? हाँ जी। हमारा प्लेटफॉर्म देखते हैं तो शाकाहारी होंगे आप, वेजिटेरियन? आज ही डेली देखता हूँ जी, ध्यान भी करता हूँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। ध्यान के अभ्यास के साथ साथ आपको सात्विक भोजन पर आपको अपनाना है, थोड़ा फल और सब्जियां खानी है। जो कच्चे फल होते हैं सुबह का समय, ब्रेकफास्ट के समय, सुबह के नाश्ते के समय आप सिर्फ फल खाएं। अगर आप 2 हफ्ते ऐसा करके देखेंगे, 3 हफ्ते, तो इससे आपको फायदा दिखना शुरू होगा। जैसे खीरा है, ककड़ी है, इस तरह के या जो भी फल हैं, जो भी सीजनल फल हैं, उनको थोड़ा खाने की आदत डालें। वो हमारे शरीर को शीतलता देते हैं। जो लालपन हो गई है, जो गर्मी हो गई है, कोई सूजन है, इन्फ्लामेशन है, वो उसको शीतलता चाहिए, और शीतलता जो होती है वो फलों से आती है। फल के बाद सब्जियों से आती है। तो अपने भोजन में फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं। और वैसे भी WHO का रिकमेंडेशन भी है कि हर एक व्यक्ति को एक दिन में 400 से 500 ग्राम फल खाना चाहिए। आधा किलो फल हर एक व्यक्ति को खाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादातर लोग तो आधा किलो फल हर दिन नहीं खाते ना, तो फल खाने की थोड़ी आदत डालें। और आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट में बताता हूँ, PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पर, रिस्ट से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे ये PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो आपको चित्र दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख ले। दोनों हाथों में इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आराम आराम से दबाएं। देखिए ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है और जल्दी जल्दी नहीं दबाना है, धीरे धीरे स्लोली दबाना है। एक बार में लगभग 2 मिनट, 2 से 3 मिनट दबाइए दोनों हाथों में बारी बारी से, और ऐसा 24 घंटे में 5 बार दबाना है। और दबाते हुए आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन अपने माइंड में करना है कि मैं रिलैक्स रहता हूँ। यह जो है ये इन्फ्लामेशन का सूचन है, और इन्फ्लामेशन जो है वो तनाव से आता है। तनाव का एंटीडोट उल्टा है रिलैक्सेशन। तो आपको रिलैक्स रहना सीखना है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए अपने आप से बोलिए, मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं शांत रहता हूँ, मैं हर एक परिस्थिति में शांत रहता हूँ, मैं हमेशा मस्त रहता हूँ। अफर्मेशन के विज्ञान को समझने के लिए यू कैन हील योर लाइफ, जिसकी रिकमेंडेशन मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं, या हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। अफर्मेशन का विज्ञान समझेंगे, उसको जीवन में अपनाएंगे, तो उससे आपकी जो है समस्या कम होगी। यहाँ पर रिलैक्सेशन का अफर्मेशन चाहिए PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करने के साथ साथ। और साथ ही साथ आप थोड़ा प्रकृति में आप थोड़ा जाया करें, पेड़ पौधों के साथ, फूलों के साथ थोड़ा समय बिताया करें। प्रकृति में जब हम समय बिताते हैं तो प्रकृति से हमें निगेटिव आयंस मिलते हैं, और वो निगेटिव आयंस हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो उससे आपको आपकी जो सूजन है, जो लालीपन है, उसमें कमी आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये सवाल पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रकृति से जुड़ने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बिना दवाई के आपको सॉल्यूशंस बताते हैं। तो प्रकृति से जुड़ें और सात्विक भोजन का इस्तेमाल करें, आप देखेंगे आप में बदलाव ज़रूर आएगा। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? संजय खैरे, अहमदनगर, महाराष्ट्र। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मेरे कलाई पे छोटा सा सफेद धब्बा आ गया। कलाई पे? जी। कलाई पे धब्बा आ गया है, तो इससे कोई आपको तकलीफ भी है? नहीं, कुछ तकलीफ नहीं, खाली धब्बा दिखता है सफेद ऐसा। कोई बात नहीं, तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान करते हाँ। रहिए, और आप यह बोल सकते हैं ध्यान में कि मेरा ये हिस्सा जो है वो नॉर्मल हो जाए, है ना। कॉस्मेटिक इफेक्ट्स के लिए, कॉस्मेटिक चीज़ों के लिए हमें ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए, है ना। ध्यान को अच्छे से बढ़ाएं। ध्यान में हम अपनी बॉडी को नेचुरली, अपने आप को एनर्जेटिक और हेल्दी बना सकते हैं। तो ध्यान में आप ये भाव कर सकते हैं कि मेरा ये हिस्सा जो है वो नॉर्मल रहे, वो नॉर्मल दिखे, है ना। इसमें आपको कुछ अगर कोई तकलीफ नहीं है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये सवाल हमसे पूछा। तो सर हम सवाल लेने से पहले बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ पे, और आपने कहा था कि पॉजिटिविटी के साथ रहने के लिए, तो उसी में एक सवाल मेरा और आया था कि इसमें अफर्मेशंस हमें बहुत हेल्प कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी मेरे ख्याल मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि मेंटल हेल्थ से हम इतना डिस्टर्ब रहते हैं कि खुद को पुश नहीं कर पाते। जी। मेंटल हेल्थ के केस में अफर्मेशन से ज़्यादा मैं प्रकृति में वॉक करना, उसके मैं रिकमेंडेशन ज़्यादा दूंगा कि अगर हम नेचर में पैदल चलने की आदत या जॉगिंग करने की आदत अगर हम बना लें तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए, अफर्मेशन भी बहुत अच्छा है, नो डाउट,
अफर्मेशन भी करना ही चाहिए, लेकिन ये फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट नहीं होगा। देखिए, जब हम ट्रीटमेंट की या मैनेजमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए वो बात आती है। तो हर एक मेंटल हेल्थ के पेशेंट को, सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो सुबह शाम वॉकिंग के लिए जाया करे, और अगर कर सकता है तो सुबह सूर्योदय के साथ जग जाए। जब जो व्यक्ति सूर्योदय के साथ या सूर्योदय से पहले जग सकता है, उसका मेंटल हेल्थ यूं ही ठीक होने लग जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले व्यक्ति को कभी कोई डिप्रेशन नहीं होता, कभी कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। हमने अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा खराब कर लिया है। वेस्टर्न लाइफ स्टाइल से हम इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि हम देर रात जागते हैं, सुबह देर तक सोते हैं। हमारी बॉडी का जो हार्मोन सिस्टम है, इंटरनल जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और वो काम करना ठीक से बंद कर देता है। सुबह में सूर्योदय के साथ अगर ब्रह्म मुहूर्त में जागना पॉसिबल नहीं हो, तो एटलीस्ट जब तक सूरज जागता है, सुबह 6 बजे अगर सूरज निकलता है, तो हर एक मेंटल हेल्थ के पेशेंट के लिए जरूरी है कि उस टाइम वह भी जग जाए। अब सुबह 6 बजे जगने के लिए आपको रात में चाहे जितना बजे सोना पड़े, चाहे आप दिन में नैप ले लें, लेकिन सुबह में 6 बजे जगना जरूरी है। और वॉकिंग के लिए जाया करें, टहलने के लिए जाया करें। जब आप टहलने के लिए जाएंगे, प्रकृति के पास होंगे, तो प्रकृति के फ्रेश प्राणवायु से आपका लंग जो है बिल्कुल ऑक्सीजन उसको मिलेगा, और जितना ऑक्सीजन हमें मिले हम उतना अच्छा फील करते हैं। हमारी ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल भी एक फैक्टर है हमारे माइंड के इमोशन को रेगुलेट करने के लिए। तो ऑक्सीजन लेवल, प्राणवायु अगर अच्छा रहता है तो हम अच्छा फील करते हैं। तो अफर्मेशन, पार्क में आप टहलने जाइए या दौड़ लगाइए, और दौड़ लगाते हुए आप कोई अफर्मेशन की रिकॉर्डिंग लगा सकते हैं ईयरफोन में या ब्लूटूथ से, और उसको सुनते हुए, या तो आप यूट्यूब से कोई अफर्मेशन की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, बहुत सारी मिल जाएंगी, या आप अपनी आवाज़ में भी, अगर आपने यू कैन हील योर लाइफ पढ़ लिया है, समझ लिया है थोड़ा सा, तो आप अपने अफर्मेशन खुद बना सकते हैं। लगभग 10 सेंटेंस को खुद से ही अलग अलग भाषाओं में, हिंदी है, अंग्रेजी है, या कोई आपका लोकल रीजनल लैंग्वेज है, तो उसमें बोलते हुए आप उसको रिकॉर्ड कर लें और उसे बार बार सुने। तो वॉकिंग कर रहे हैं उस समय सुन रहे हैं, या अगर आपने जॉगिंग करी, रनिंग करी, उसके बाद जब आप आराम करने के लिए बैठे, उस समय आप अफर्मेशन सुन सकते हैं, और अफर्मेशन को सुनते हुए उन्हीं अफर्मेशन को बोल भी सकते हैं। जैसे मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, ये एक बहुत अच्छा अफर्मेशन है मेंटल हेल्थ के लिए। तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, इसको आप वर्बली या मेंटली आप इसको बार बार बोला करें। अगर आप थोड़े एकांत में हैं, कोई आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा है, तो चिल्लाकर थोड़ा लाउडली बोलिए। अगर कोई आसपास है, अगर आपको लगा आपका संकोच में कर सकते हैं, तो आप मन ही मन बोलिए। तो ये अफर्मेशन को बार बार बोलने से आपको असर होगा, लेकिन ये अफर्मेशन वॉकिंग करने के बाद, वॉकिंग करने से सेकेंडरी। फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट इज डेली वॉकिंग। हर दिन सुबह सुबह जगकर जाना किसी पार्क में, किसी पेड़ पौधों के पास, और आधे घंटे पैदल टहलना, यह बहुत हेल्प करेगा सभी मेंटल हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ये मेरा सबसे बड़ा संदेश है कि आप वॉकिंग के लिए जरूर जाएं, सुबह शाम खाली आधे घंटे टहलें। जी, बहुत खूबसूरती से सर आपने इन सवालों का जवाब दिया, और आगे एक और सवाल जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि जब कोई मेंटल हेल्थ जैसी सिचुएशन से गुजर रहा होता है, तो क्या उसमें फूड कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करता है? बहुत बड़ा फूड का रोल है ना। अगर हम फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड अगर हम बंद कर दें, तो हमारा हेल्थ 30 से 50% यूं ही इम्प्रूव कर जाएगा। जब हम वेस्टर्न फूड को हमने जब अपनाना शुरू कर दिया, पिज्जा बर्गर को और दूसरे फास्ट फूड्स को, है ना, पैक्ड फूड को, हमारे समाज अधिक बीमार होता जा रहा है। पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, पुराने जमाने में लोग इतना बीमार नहीं पड़ते थे, या एटलीस्ट लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर तो नहीं थी। हाँ, इन्फेक्शन वाली बीमारियां हुआ करती थी, मलेरिया था, टाइफाइड था, हैजा था, तो उसके लिए तो जैसा जैसा हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ, हम साफ पानी पीने लगे, हाइजीन का को यूज करने लगे, तो वो सब इन्फेक्शन वाली बीमारियां कम हो गई। लेकिन जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ भी एक मुख्य रूप से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है। अगर हम अपने खाने के तरीके को अच्छा कर लें, जो हमारे भारत देश का जो ओरिजिनल फूड है, ओरिजिनल फूड क्या है कि हम फल खाएं, सब्जियां खाएं, जो हमारा लोकल फूड है, रीजनल एंड सीजनल, यह फूड हमें अपनाना चाहिए। हम जितना
प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, और जंक फूड का हिंदी भी करेंगे तो क्या होगा बताइए? जंक फूड हम बोलते हैं, जंक फूड का हिंदी क्या होता है? जंक यानी हाँ, खराब हो जाता है जब कोई जंक चीज मतलब जी। खराब। हम्म। जंक फूड को भी लोग बड़े मजे से चाव लेकर खाते हैं, है ना? तो हमें अपने भोजन पर संयम रखने की, डिसिप्लिन रखने की बहुत जरूरत है। और अगर हम ऐसा करें तो इससे मेंटल हेल्थ बहुत प्रभावित होता है। जी। जिनको भी डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए किसी भी तरह के फास्ट फूड को या प्रोसेस्ड फूड को, या जो प्लास्टिक में बंद होती है, बिस्किट है, मैदा है, ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जी, आगे कंटिन्यू करेंगे सर इस चर्चा को, और अभी हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैम मैं बरेली से बोल रहा हूँ और मेरा नाम अजय सैनी है। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मैडम मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि मुझे मैडम 5 महीने हो गए ध्यान कर दो, और मैम रेगुलर मैं 3 से 4 घंटे ध्यान करता हूँ, लेकिन मेरी जो बॉडी में जो प्रॉब्लम थी, मेरी जो बाएं तरफ ना मैम, बाएं हिस्सा जो है वो सीधे वाले हिस्से की तरफ थोड़ा कमजोर लगता है, और उसमें थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, और थोड़ा मतलब ब्लॉकेज वगैरह भी थे, लेकिन वो ठीक तो हो गए, लेकिन पहले से ज्यादा वो और ज्यादा खराब हो गए, और शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई है मेरे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैडम, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट आते हैं आयुर्वेदिक, क्या मैं वो यूज कर सकता हूँ या नहीं? अजय सैनी भाई, यहाँ पर हम किसी प्रोडक्ट की बात नहीं करते। हम उसके बारे में ना तो हम उसे रिकमेंड कर सकते हैं, ना ही हम उसको अपोज कर सकते हैं। यह आपका कॉमन सेंस है, आपकी समझदारी है कि आप उसे यूज करें या ना करें। यहाँ पे हम आध्यात्मिक तरीके और ऊर्जा के तरीके की बात करते हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने पहले भी हमसे सवाल पूछा है ना? आपको शायद मैंने रिकमेंड किया है कि आपको जो हिस्सा कमजोर लगता है, उस हिस्से के हाथ की उंगलियों के टिप्स और पैर की उंगलियों के टिप्स को 10-10 बार सुबह शाम 24 घंटे में 2 बार या 3 बार दबाना है। अगर आप उसे रेगुलर दबा रहे हो तो आपको फायदा जरूर होगा। अगर आपने पहले नहीं पूछा हो तो अभी से आप शुरू कर दीजिए। आप जो हिस्सा आपको कमजोर लगता है, उस हिस्से के हाथ और पैर की उंगलियों के टिप्स को दबाए करें। और अगर टिप्स को दबाने के अलावा और अगर आप समय देना चाहते हैं तो पूरी हथेली को और पूरे तलवे को दबाएं, जो हिस्सा कमजोर लग रहा है उस हिस्से को। और साथ ही साथ आप किसी पार्क में या पेड़ के पास थोड़ा वॉकिंग करने की भी आदत डालें, फिगर ऑफ 8 बनाते हुए। कोई बड़ा पार्क है तो उसमें ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, नहीं तो 8 के फिगर में आप वॉकिंग करने की आदत डालें। तो ये वॉकिंग करने से भी हमारी नाड़ियाँ जो होती हैं वो संतुलित होती है। और आपको स्वाध्याय भी करना चाहिए। आप 5 घंटे ध्यान में समय दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा आधे घंटे स्वाध्याय भी करें। यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक को पढ़ें। यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी की पुस्तक को पढ़ें। डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी की पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो माइंड टू मैटर, डॉसन चर्च, इनकी पुस्तकों को पढ़ें। तो जब हम अच्छी पुस्तकों को पढ़ते हैं तो उससे हमारे ध्यान करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट आता है। हम कैसे गहरे ध्यान में जाएं वो हमें समझ में आता है ना? तो स्वाध्याय करना भी इम्पोर्टेंट है। आधे घंटे के लिए स्वाध्याय के लिए भी समय निकालें। आप ऐसा करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये सवाल हमसे पूछा, और जैसे कि आपने खुद बताया कि जब आप ध्यान कर रहे हैं तो उससे बदलाव आप में दिख रहे हैं, तो ये भी ज़रूर ठीक हो जाएगा। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी, करीमनगर से। सर थोड़ा क्लियर बोलेंगे, समझ नहीं आया। बोल रहा हूँ जी सर, पूछिए अपना सवाल। एक कमर में दर्द रहती है, भूख नहीं लगती। जी, कमर में दर्द रहती है और भूख नहीं लगती, इन दोनों में ज्यादा पुरानी समस्या आपकी कौन सी है? अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं। हाँ, देखिए, जब भी हमारे पास 2 हेल्थ प्रॉब्लम हो तो जो पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम है हमें उस पर पहले काम करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी समस्या को बढ़ाकर दूसरी समस्या में प्रकट हो रही है। तो मैं ऐसा मान के कि भूख वाली समस्या आपकी ज़्यादा पुरानी है, मैं उसके बारे में पहले आपको बताता हूँ। हमारे पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार मसाज करें। बाएं पैर में ज़्यादा करना है और दोनों पैर में करना है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के तलवे,
का जो गोरा हिस्सा है और उसके ऊपर जो सांवला हिस्सा है उसके जंक्शन पे होता है। मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगा कि ये चित्र इसका दिखा दे। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट दिन में 5 बार आपको दबाना है और SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आप हल्दी का पेस्ट भी लगाएं 5 से 6 घंटे के लिए। आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखाया जा रहा है, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लें, इसका फोटो खींच कर रख लें और जहाँ पे पीला रंग का आपको डॉट लगाया गया है वहाँ पे आपको 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाना है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आपको अफर्मेशन करना है, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से प्यार करता हूँ। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं, जब हम लाइफ में खुश रहते हैं तभी तो भूख लगेगी। भूख नहीं लग रही है क्योंकि हम लाइफ में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ज़िंदगी जीने के लिए ना उत्साह चाहिए, उमंग चाहिए। तो अफर्मेशन कीजिए, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, मैं लाइफ में खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। तो यह आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर हम अपने बैक पेन पर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए भी कई सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, K1 है, K7 है, TW5 है। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको शायद हेल्प करेगा। हमारे पैर के तलवे में किडनी 1 एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों पैरों में होता है। आपको बाएं पैर का K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट ज़्यादा दबाना है। अगर दाहिने में दर्द मिले तो दाहिना भी दबा सकते हैं, लेकिन बाएं में तो आपको जरूर दबाना है इस K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, जो काले रंग के डॉट से दिखाया जा रहा है। आप किसी दूसरे से भी दबा सकते हैं और खुद भी दबा सकते हैं। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को जब आप रेगुलर दबाएंगे बाएं पैर में खासकर, है ना, पुरुषों में बाएं पैर बैक पेन से रिलेटेड बायां पैर होता है K1 के मामले में, तो उसको आप दबाएंगे तो उससे आपका बैक पेन जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सूर्य प्रकाश में बैठना, सूर्य की तरफ पीठ करके सूर्य प्रकाश में बैठना और 10 से 15 मिनट ध्यान करना, यह भी आपके बैक पेन को दूर करने में हेल्पफुल होगा। तो इस प्रकार से आप अपने कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये सवाल हमसे पूछा। सर अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे तो है ही, लेकिन 12 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे भी है। तो वर्ल्ड साइट डे जो है सर, वो विजन केयर, विजन इम्पेयरमेंट जैसे जो तकलीफ़ें होती हैं आँखों को, उनके बारे में जागरूकता के लिए जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेरे कुछ सवाल है सर उसके ऊपर, और पहला ये है कि विजन इम्पेयरमेंट के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, विज़न जो है वो तो हम आई साइट से यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन एक विज़न और भी होता है कि लाइफ में हमारा विज़न क्या है, हम कि कहाँ तक की दूर की समझ रखते हैं, हम जिंदगी में किस मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं। और अध्यात्म जो है, आध्यात्मिक साधना जो है, वो जिंदगी में एक हमें लक्ष्य देती है, एक पर्पस ऑफ लाइफ हमारा होता है, उस पर्पस ऑफ लाइफ की समझ देती है। तो मैं दोनों को जोड़ना चाहूँगा, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है। अगर आप अपने जीवन में क्लैरिटी लेकर आएँ कि जीवन में आपको करना क्या है। दुनिया में बहुत सारे लोग जी रहे हैं, लेकिन उनका जीना जो है बस खाना पीना सोना तक सीमित है, पैसे कमाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, बस इतने तक सीमित है। अगर थोड़ा किसी भी व्यक्ति को थोड़ा रोक के पूछा जाए कि तुम जिंदगी क्यों जी रहे हो, तुम पैसा क्यों कमा रहे हो, तो बहुत लोग ना ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे। बस ये बोलेंगे कि हाँ दूसरे कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। यह हमारी जागृत बुद्धि और विवेक का परिचायक नहीं है। हमें अपने जीवन में एक बिगर पिक्चर हमें एक स्पष्ट होना चाहिए, जो कि अध्यात्म के अंदर आता है। अध्यात्म के अंदर अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे अलग अलग वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारी जगह पे यह सब कंसेप्ट आता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम धरती पर अनुभव लेने आते हैं, हम धरती पर सीखने और सिखाने आते हैं। तो अगर हम अपनी सोल जर्नी के प्रति सजग हैं, जो बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ है, हमें आत्मा के रूप में धरती पर क्या अनुभव लेना है, क्या सीखना है, हमें आसपास के लोगों को क्या सीखने में हेल्प देना है, किस प्रकार से हेल्प करना है। जब हम इन मतों को, आयामों को जब समझ रहे हो, जब हमारे पास ये विजन हो, तब हमारा जो आईसाइट का विजन है वह भी ठीक होता है। इंटरेस्टिंग बात है ना। स्पिरिचुअल विजन आपके पास होगा, लाइफ का बिगर पिक्चर का विजन होगा, तो आपकी आंखों का विजन जो है वो ठीक होगा। तो आंखों के विजन को ठीक करने के लिए स्पिरिचुअल क्लैरिटी लाइए। आध्यात्मिक पुस्तकों का योगी कथा अमृत, स्वामी राम, हिमालयन योगी के संग निवास, डॉक्टर ब्रायन वाइस, दिव्यात्माओं के संदेश, हमें ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करके लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हम खाने पीने सोने के लिए तो जीवन में नहीं आए हैं, हम अपने दुखों को भोगने और रोने के लिए तो धरती पर नहीं आए हैं। जीवन का एक बृहत, एक बड़ा उद्देश्य है, बिगर पिक्चर है। ये आई साइट को इम्प्रूव करने में यह भी हेल्प करेगा।
जी। सर आगे भी मैं 1-2 सवाल और लूँगी इसके ऊपर, लेकिन अब हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो। जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम संगीता नागदेव है, एज 46, मैं अहमदाबाद से हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरी प्रॉब्लम हाँ जी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि ना मुझे सर्दी है, ना छींकें आ रही है, लेकिन पता नहीं गले में बार-बार स्टिकी सब जैसा लगता है जो मुझे बार-बार स्पिट करना पड़ता है। तो वो थोड़ा ऐसे क्यों हो रहा है वो सब? देखिए, जब हमारे शरीर में गंदगी हो और उस गंदगी साफ नहीं हो तो तकलीफ आती है। योग के अंदर सटकर्म होता है और सटकर्म के अंदर कुंजल क्रिया होती है। गर्म पानी को, गुनगुने पानी को, नमक वाले गुनगुने पानी को लेकर उल्टी कराने का प्रयोग है ना। जब जीभ को साफ करने के लिए अगर हम थोड़ा सा बस थोड़ा हाँ, अंगुली को पीछे ले जाके थोड़ा दबाएं तो बहुत आसानी से वो जो जो पानी है वो उल्टी के माध्यम से कुंजल क्रिया बोलते हैं बाहर आ जाती है। खुद से समझ में नहीं आए कुछ यूट्यूब वीडियोस देखिए या आप किसी योग प्रशिक्षक के सुपरविजन में एक बार कुंजल क्रिया कर लीजिए, बहुत आसानी से आप कुंजल कर सकते हैं। कुंजल करेंगे, जल नेति करेंगे तो यह सब जो है आपकी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो गले का रीजन है, नाक का रीजन है, यह सब साफ रहेंगे। तो शुद्धिकरण जब होगा, सफाई जब होगी, यह सब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। थोड़ा हम रोज सुबह सुबह अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, है ना, घर की सफाई करते हैं, हमें बॉडी को भी तो सफाई की जरूरत है, लेकिन हम वो नहीं समझते और परेशान होते हैं। कुंजल क्रिया कीजिए, जल नीति कीजिए, कुंजल क्रिया ज़्यादा जरूरी है, तो इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा। और सर अब हम वापस से अपने 1-2 सवाल जो और रह गए हैं वो लेते हैं। कि अगला सवाल मेरा है कि किस तरह से अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं? इससे पहले मैं अंजलि जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जब मैं सोलापुर महाराष्ट्र से मैंने एमबीबीएस किया है, तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में मुझे स्पेक लग गया। मुझे थोड़ा दिखने की थोड़ी समस्या हुई, तो एक डॉक्टर जो मेडिकल डॉक्टर स्टूडेंट्स के लिए फ़ी नहीं लेते थे, वहाँ पे जाकर दिखाया, थोड़ा सा आँखों में 0.75 और स्फेरिकल छोटा ही हल्का सा ही थोड़ा सा ही लगा था, लेकिन लग गया था। और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं चश्मे का यूज करूँ। मैं ढूंढ रहा था कि क्या ऐसा उपाय हो सकता है कि मैं इसे ठीक करूँ। तो मुझे पता चला, 2 बातें मुझे पता चली। एक है जिसको कहते हैं बैटसन आई एक्सरसाइज, हम सिंपल आई एक्सरसाइज के रूप में समझ लें, अभी मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। और दूसरा मुझे पता चला सूर्य त्राटक, सूर्य साधना। इन दोनों का जब मैंने रेगुलर अभ्यास किया तो लगभग 6 महीने में मेरा जो चश्मा था वो बिल्कुल उतर गया और मेरा आईसाइट जो है नॉर्मल वापस 6/6 हो गई, और तब से मेरी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं। बीच बीच में मैं सूर्य त्राटक और ये बैटसन आई एक्सरसाइज, सिंपल हम आई एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, उसका मैं प्रयोग करता हूँ। तो मैं पहले आपको बैटसन आई एक्सरसाइज बताता हूँ। बहुत लोगों ने इस एक्सरसाइज को पहले देखा भी होगा। देखिए क्या करना है, आपको अपना हाथ सीधा करना है, अंगूठा, और उसके बाद आपको अपनी नज़र अंगूठे के टिप्स पे रखते हुए अपने अंगूठे को लेफ्ट ले जाना है, जो मैक्सिमम आप ले जा सकते हैं, और सिर को कम से कम घुमाना है, सिर को नहीं घुमाएं तो आपकी आंखें लेफ्ट एक्सट्रीम में जाएंगी। धीरे धीरे करना है, फिर इसको राइट ले जाना है, फिर इसको अप ले जाना है, जो मैक्सिमम जाए। आपका जो फेस है वो स्थिर रहेगा, यह बात का ध्यान देना है। फिर नीचे ले जाना है, फिर इसको क्लॉकवाइज और फिर ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मैं बस बताने के लिए थोड़ा सा कर रहा हूँ, आपको मैक्सिमम जो सबसे बड़ा आप स्फीयर बना सकते हैं वो करना है। तो ये आप जब आप अंगूठे के साथ करने के लिए आपको बात समझ में आ जाए तो बिना अंगूठे के भी आप कर सकते हैं। पहले खुली आंखों से करना है, 5 बार करें खुली आंखों से, फिर आंख बंद करके उसी मूवमेंट को लेफ्ट राइट अप डाउन, फिर डायगोनल, एक तरफ से डायगोनल और दूसरी तरफ से डायगोनल, और फिर क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये 5-5 बार खुली आंखों से और फिर बंद आंखों से करना है। तो ये आई एक्सरसाइज है ना। हमारे जो आई साइट की जो इशू होते हैं, हमारा जो आईलेंस होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो जब आई एक्सरसाइज करेंगे तो इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो वापस रीस्टोर होती है। इसके अलावा आप सूर्य साधना, सूर्य त्राटक कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय वाला सूरज या 2 घंटे के अंदर का सूरज और सूरज से थोड़ा सा ऊपर
आपको देखना है आराम से, 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए शुरुआत बहुत थोड़े से करनी है। और जब आप 2-3 दिन 2-3 मिनट देख चुके हो तब आपको धीरे धीरे 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड बढ़ाना है, बहुत धीरे धीरे। रेगुलर प्रैक्टिस करने से फायदा होता है। तो जब हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य प्राण हमारी आंखों में आता है। और जिन लोगों को यूवी रेज का कंसर्न हो, तो हम जब सूर्य के ऊपर जब देख रहे हैं तो हमारा व्हाइट कंजक्टाइवा सूर्य के सामने आएगा और उसको कोई लॉस नहीं होता। और वैसे भी 2-4 मिनट 5 मिनट सूर्य में रहने से तुरंत यूवी रेज हमारे को नुकसान नहीं करती है। जब हम कई मिनटों तक घंटों तक अगर रहते हैं तो यूवी रेज का नुकसान होती है। और सुबह के समय ऐसे भी यूवी रेज का इफेक्ट नहीं होता। और अगर हम सूर्य को प्रणाम कर लेते हैं, सूर्य को अपना मित्र समझते हैं, तो कभी भी कोई मित्र दूसरे मित्र को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब हमने यह भावना सोच रखी है कि कहीं सन रेज से मुझे तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, तो जब ये डर होता है तभी हमें नुकसान पहुंचता है। सूर्य मेरा मित्र है, सूर्य सबको प्राण ऊर्जा देता है। जो हम भोजन करते हैं उसमें सूरज की ही तो ऊर्जा है। हम उसी ऊर्जा को डायरेक्ट लेना सीख रहे हैं थोड़ा देर, 2-4 मिनट 5 मिनट, तो इससे हमारी आंखें जो हैं वो ठीक होती है। और हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट के मसाज करने से भी हमारी आईसाइट में इम्प्रूवमेंट आता है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारे पैर के अंगूठे के पास है। चित्र आपको दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख लें और दोनों पैरों में इस LV3 को दबाएं। कुछ लोगों को LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द मिल सकता है, कुछ लोगों को दर्द नहीं मिलेगा। दर्द मिले या ना मिले, आपको इसे 2 मिनट से 3 मिनट के लिए दिन में 2-3 बार दबाना है। हाँ, जिनको दर्द मिले उनको थोड़ा ज़्यादा दबाना है, 3 से 5 बार दबाएं। जिनको दर्द ना मिले वो दिन में सिर्फ 2 बार दबा लें, काफ़ी है। बिल्कुल भी नहीं है तो 1 बार भी चलिए दबाइए, लेकिन उस पर काम करते रहिए। लीवर आपका ठीक रहेगा, और लीवर ठीक रहेगा, हमारी आईसाइट जो है उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो लीवर का होता है। वैसे कई सारे ऑर्गन होते हैं, हमारी आंखों में कई सारी नाड़ियाँ होती हैं, लेकिन लीवर सबसे ज़्यादा है। तो लीवर के हेल्दी रहने से हमारी आईसाइट के भी हेल्दी रहने की संभावना अधिक है। जी, तो सर बहुत ही खूबसूरती से आपने सभी जो विजन वाले मेरे क्वेश्चंस थे उनके जवाब दिए। तो सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि हम हर शुक्रवार शाम 5 से 6 आपसे जुड़ते हैं। आप अपने सभी जो भी शारीरिक समस्याएं हैं वो हमसे पूछ सकते हैं और उन सभी का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, विदाउट मेडिसिन मिलेगा। और आप नेचर से कैसे जुड़ेंगे और पॉजिटिविटी के साथ कैसे रह सकते हैं उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इन सब के बारे में हम आपको बताते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले शुक्रवार शाम 5 से 6। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।